हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैन्सफील्ड पार्क जेन ऑस्टिन पार्ट 4। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बना दिए हैं। फर्स्ट वीडियो था जहाँ पर मैंने मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किया। फिर वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया चैप्टर 11 से चैप्टर 20 एंड देन वीडियो नंबर 3 में हमने डिस्कस किया चैप्टर 20 से लेकर 30 तक। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 31 से लेकर 35 तक। ऑलरेडी चैप्टर 30 को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वाले वीडियो में। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। अब चैप्टर 30 को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अब चैप्टर 30 में हम देखते हैं कि हेनरी क्रॉफर्ड और उसकी बहन मैरी क्रॉफर्ड दोनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हेनरी पहले से फैनी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पर अब वो दिल से मोहब्बत करने लगा है फैनी प्राइस के साथ और वो इज्जत के साथ उसको अपनाना चाहता है, उसके साथ शादी करना चाहता है फैनी प्राइस के साथ। अब यहीं पर दोनों बहन भाई ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे जब जूलिया और मारिया को पता चलेगा तो वो कितने ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाएंगे, पर इवेंचुअली वो दोनों भी भूल जाएंगे जब हेनरी और फैनी प्राइस की शादी हो जाएगी। दोनों बहन भाई कॉन्फिडेंट है कि फैनी प्राइस के पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि वो हेनरी क्रॉफर्ड को ऑफ़र को रिजेक्ट करे, मैरिज को रिजेक्ट करे। यहाँ पर जो मेन थीम हम चैप्टर 30 में देखते हैं वो थीम है ऑफ मनी एंड मैरिज। अब जब चैप्टर 30 ख़त्म होता है तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से हेनरी के बहुत अच्छे प्लान्स हैं फैनी की खुशियों के लिए। जितना एडमंड और सर थॉमस बर्ट्रम ने फैनी के लिए किया है उससे भी कहीं ज़्यादा खुशियाँ हेनरी फैनी के ज़िंदगी में लाना चाहता है। अब चैप्टर 30 में जिस तरीके से हमने देखा कि हेनरी क्रॉफर्ड मन बना चुका है कि वो फैनी प्राइस को अपनी दुल्हन बनाएगा, तो नेक्स्ट डे सवेरे सवेरे बिना कोई देरी किए हेनरी क्रॉफर्ड पहुंच जाता है मैन्सफील्ड पार्क पर। अब वहाँ पर वो देखता है कि 2 लेडीज़ फैनी प्राइस और लेडी बर्ट्रम दोनों साथ में हैं ब्रेकफास्ट रूम में। तब लेडी बर्ट्रम की एग्जिट हो जाती है और हेनरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब हेनरी और फैनी प्राइस को अकेले में बात करने का टाइम मिल गया है। ठीक है, कबाब में कोई हड्डी नहीं है इन शॉर्ट। तो हेनरी फैनी प्राइस को बताता है कि उसका भाई जो विलियम प्राइस है उसका प्रमोशन हो गया है और वो लूटेनेंट का पोस्ट उसे मिल गया है। वो हेनरी उसे बताता है कि जब वो पिछली बार लंदन गया था तो वो यही काम करने गया था कि उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू वो विलियम प्राइस को प्रमोशन दिलवा सके, और ये बात वो उसने किसी को भी नहीं बताया, अपनी बहन मैरी क्रॉफर्ड तक को नहीं बताई है। और वो पहले ये खुशी की खबर देने फैनी प्राइस के पास आया है। तो फैनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये बात सुनकर कि उसका भाई विलियम प्राइस का प्रमोशन हो गया है हेनरी की बदौलत। ठीक है, तो फैनी प्राइस ये बात बोलने पहले सर थॉमस बर्ट्रम के पास जाती है। तब हेनरी क्रॉफर्ड उससे समझाता है कि उनको बाद में बता देना, और हेनरी क्रॉफर्ड फैनी प्राइस को बताता है कि ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे फैनी प्राइस से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। और हेनरी क्रॉफर्ड फैनी प्राइस को प्रपोज करने वाला होता है, तभी फैनी प्राइस एकदम ज़्यादा कंफ्यूजन में आ गई है, अस्टॉनिशमेंट में आ गई है। तो फैनी प्राइस उस टाइम पर अपना दोनों हाथों से मुंह ढक कर वो बोलने लगती है, नो नो नो, दिस ऑल इज़ नॉनसेंस, डू नॉट डिस्ट्रेस मी, आई कैन हियर नो मोर ऑफ दिस। और ये सब बोलकर वो चली जाती है अपने फेवरेट कॉर्नर ईस्ट रूम में।
अब फैनी प्राइस हम देख रहे हैं कि ईस्ट रूम में है और वो अपने ख्यालों में डूब चुकी है, जहाँ पर वो एक तरफ सोच रही होती कि हेनरी क्रॉफर्ड ने एक खुशखबरी तो दी है जहाँ पर विलियम प्राइस को प्रमोशन मिल गया है, पर वहीं दूसरी तरफ उसको प्रपोज कर कर उसे हर एक तरीके से इंसल्ट की है उसकी। और ये सब हेनरी क्रॉफर्ड तो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, कुछ ना कुछ शैतानी उसके दिमाग में ज़रूर होगी, तभी जाके उसने प्रपोज़ किया है फैनी प्राइस को। ये सब जब फैनी प्राइस सोच रही होती है तब अचानक से वो उसका ध्यान जाता है कि हेनरी क्रॉफर्ड घर से बाहर निकल गया है। तब वो अपनी विलियम प्राइस अपने भाई की प्रमोशन की खुशियाँ मनाने सर थॉमस बर्ट्रम के पास जाती है। तब सर थॉमस बर्ट्रम बताते हैं कि हेनरी क्रॉफर्ड शाम को वापस आने वाला है और उनके साथ डिनर करने वाला है। अब जब हेनरी क्रॉफर्ड जब वापस मैन्सफील्ड पार्क डिनर के लिए आता है तो वो कुछ लेटर्स लेके आता है जो मैरी क्रॉफर्ड ने लिखा है फैनी प्राइस के लिए। अब हेनरी क्रॉफर्ड वो लेटर फैनी प्राइस को दे देता है और जब वो फैनी प्राइस रीड कर रही होती है तब मैरी क्रॉफर्ड ने, मैं एक्चुअली वो लेटर आपको लेटर्स की लाइन बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो लेटर में लिखा है, माई डियर फैनी, for so I may now always call you to the infinite relief of a tongue that has been stumbling at Miss Price for at least the last 6 weeks. I cannot let my brother go without sending you a few lines of general congratulations and giving my most joyful consent and approval. अगर आप देखो यहाँ पर जो मैरी क्रॉफर्ड है वो फैनी को एड्रेस करती है बाय सेइंग माय डियर फैनी, ठीक है। सो यहाँ पर जब वो माय डियर फैनी कर कर उसे एड्रेस कर रही है तो मैरी अजम्पशन में बैठी हुई है कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ या भाभी बनने ही वाली है, इसलिए वो माय डियर फैनी कर कर एड्रेस करती है। आज ये 21st सेंचुरी चल रहा है तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, पर जब जेन ऑस्टिन का समय था उस समय पे फॉर्मेलिटी भी मेंटेन की जाती थी और जो फर्स्ट नेम होता था वो सिर्फ एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते थे, वही लोग एड्रेस करते थे। सो यहाँ पर मैरी आस लगाए बैठी हुई है कि फैनी प्राइस ने हाँ कर दी है हेनरी क्रॉफर्ड के साथ शादी करने के लिए। एक रीज़न मैरी क्रॉफर्ड को ऐसा था कि फैनी प्राइस और हेनरी क्रॉफर्ड की अगर शादी हो जाए तो राइवल जो है उसको लगता था फैनी प्राइस और एडमंड के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा दोनों में अटैचमेंट है। सो ये इस तरीके से अगर वो फैनी प्राइस और हेनरी क्रॉफर्ड की शादी हो जाती है तो उसकी राइवल भी हट जाएगी और वो आराम से एडमंड के साथ शादी कर सकती है और अपना फ्यूचर देख पाएगी। तो इस वजह से मैरी भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये दोनों की अगर जोड़ी बन जाए तो। अब फैनी प्राइस ने जब मैरी क्रॉफर्ड का ये लेटर पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा खामोश हो जाती है, ठीक है। ड्राइंग रूम में जब हेनरी क्रॉफर्ड, मिसेस नॉरिस, सर थॉमस बर्ट्रम सब कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब फैनी प्राइस चुपचाप बैठी होती है। तब अचानक से जब हेनरी क्रॉफर्ड निकलने वाला होता है तो हेनरी क्रॉफर्ड कहता है कि कोई रिप्लाई नहीं दोगी तुम मेरी बहन मैरी क्रॉफर्ड को, क्योंकि अगर तुम कोई रिप्लाई नहीं दोगी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी। तो चाहे तुम एक ही लाइन लिखो रिप्लाई में, पर आई रिक्वेस्ट कि तुम रिप्लाई दो। तो फैनी प्राइस भी जाती है टेबल के वहाँ पर कांपते हुए हाथ और मन के साथ वो लेटर लिखती है, जहाँ पर वो उसका जो लेटर है वो स्टार्ट होता है बाय सेइंग आई एम वेरी मच ओब्लाइज्ड टू यू माई डियर मिस क्रॉफर्ड फॉर योर काइंड कॉन्ग्रेचुलेशन एज फार एज दे रिलेट टू माई डियरेस्ट विलियम। ये कहकर वो स्टार्ट करती है और उसके बाद वो ये भी बताती है कि I do not know what I write, but it would be a great favor of you
टू नेवर मेंशन दिस सब्जेक्ट अगेन। मतलब कौन सा सब्जेक्ट? प्रपोजल का सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जब फैनी प्राइस एड्रेस कर रही है मैरी क्रॉफर्ड को बाय सेइंग मिस क्रॉफर्ड, उसका मतलब ये है कि फैनी प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया है हेनरी के प्रपोज़ल को, और वो उसे रिक्वेस्ट करती है, फैनी प्राइस मैरी क्रॉफर्ड को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इस बारे में आगे और कोई चर्चा नहीं होगी, इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी, इसके बारे में आगे से प्लीज़ कभी जिक्र मत करना अबाउट दिस प्रपोज़ल। ऐसे कर कर वो ये जो लेटर है वो हेनरी को दे देती है। अब चैप्टर 32 में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और फैनी प्राइस पिछली रातों की बातें बिल्कुल भूली नहीं है। अब इसे पता चलता है कि हेनरी क्रॉफर्ड भी मैन्सफील्ड पार्क आए हुए हैं। उसे ये डर होता है कि वापस से हेनरी क्रॉफर्ड फैनी प्राइस के पास बातें करने या प्रपोज़ल लेकर ना आ जाए। पर जब वो थोड़ी देर बाद वो देखती है कि ईस्ट रूम में सर थॉमस बर्ट्रम आए हैं, और सर थॉमस बर्ट्रम काफ़ी ज़्यादा काइंड होते हैं, तो वो पूछते हैं फैनी प्राइस को कि इतनी ज़्यादा ठंड है, बाहर बर्फ़ गिर रही है और तुम्हारे रूम में एक फ़ायर भी नहीं है, तुम्हें फ़ायर जला लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। सर थॉमस बर्ट्रम फैनी को बताते हैं कि हेनरी नीचे आया हुआ है और वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। सर थॉमस बता रहे होते हैं कि हेनरी कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है फैनी प्राइस के साथ, और वो इज्जत के साथ फैनी प्राइस को अपनाना चाहता है। तब फैनी प्राइस कहती है कि नहीं, ये बात सच नहीं है। हालांकि उसने मुझे प्रपोज़ किया था, बट मैंने उसका प्रपोज़ल ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हूँ, तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि मैं हेनरी के पास वापस जाऊँ। अब फैनी प्राइस जब हेनरी के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है, तब सर थॉमस बर्ट्रम एकदम शॉक में आ जाता है कि कोई भी लड़की हेनरी क्रॉफर्ड जैसे चार्मिंग और रिच हस्बैंड को क्यों मना करेगी। सर थॉमस बर्ट्रम को समझ नहीं आता कि फैनी प्राइस ऐसा क्यों कर रही है, और इसको रीज़न पूछते हैं कि वजह क्या है ना बोलने की। वैसे तो फैनी प्राइस के पास रीज़न है, क्योंकि उसने जो जूलिया और मारिया के साथ किया है उसके बाद तो वो कभी भी हेनरी जैसे लड़के पर विश्वास नहीं कर सकती, पर ये बात वो सर थॉमस बर्ट्रम को नहीं बता सकती। तो सर थॉमस बर्ट्रम भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि बिना कोई वजह फैनी प्राइस हेनरी जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट इंसान को ना बोल रही है। तब वो कोट करते हैं, मतलब 4 वर्ड्स बोलते हैं फैनी प्राइस को। ये डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट है, एज अ कोट आप यूज़ कर सकते हो। तो वो कहते हैं सेल्फ विल्ड, ऑब्स्टिनेट, सेल्फिश एंड अनग्रेटफुल। ये 4 चीज़ें फैनी प्राइस को सर थॉमस बर्ट्रम कहते हैं। जब ये 4 चीज़ें सर थॉमस बर्ट्रम फैनी प्राइस को कहते हैं तो फैनी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है ये बातें सुनकर, कि वो बता नहीं सकती कि हेनरी किस तरीके का लड़का है, वो कभी जेन्युइन हो ही नहीं सकता। हाँ, और वो रोने लगती है। तब जो सर थॉमस बर्ट्रम है वो एग्ज़िट कर लेते हैं और वो फैनी प्राइस को कहते हैं कि तुम थोड़ी देर बाहर टहलने चली जाओ ताकि तुम कंपोज हो पाओ और ध्यान से एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। जब वो वापस आती है तो वो देखती है अपने ईस्ट रूम में फायर है। अब मैं इसका ये भी बताऊंगी ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फायर इन द ईस्ट रूम क्या रिप्रेजेंट करता है। और डिनर के बाद सर थॉमस फैनी को अपने कमरे में बुलाते हैं, पर फैनी प्राइस चौंक जाती है कि वहाँ पर एक्चुअली सर थॉमस नहीं बल्कि हेनरी क्रॉफर्ड उसका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप देखो फैनी प्राइस का सबसे फेवरेट स्पॉट है पूरे घर में तो वो है ईस्ट रूम। अब ईस्ट रूम के अंदर पहले प्रीवियस चैप्टर्स में आप देखोगे कि वहाँ पर कहीं भी फायर का जिक्र नहीं है। चैप्टर 32 में हमें देखने मिलता है कि सर थॉमस बर्ट्रम
किस तरीके से फैनी प्राइस को कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड है और तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए फायर यहाँ पर जला दो। जब वो वापस आती है वॉक से तो वो देखती है कि अपने ईस्ट रूम में एक फायर है ताकि उसे वार्मथ मिल सके। अब यहाँ पर ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि कैसे फैनी प्राइस पहले एक नज़रअंदाज की हुई एक मेहमान थी, पर अब वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये घर का, एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है ये घर का। सो ये रिप्रेजेंट करता है द फायर इन द ईस्ट रूम। ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है इन मैन्सफील्ड पार्क, सो ज़रूर से याद रखना। अब चैप्टर 32 में अगर आप देखो एक सोलिलॉक्वी है जो फैनी प्राइस बोलती है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर 32 से। हेवन डिफेंड मी फ्रॉम बीइंग अनग्रेटफुल। सो ये लाइन्स है जो चैप्टर 32 में आती है और ये फैनी प्राइस की सोलिलॉक्वी है, ठीक है। अब जब हेनरी क्रॉफर्ड और फैनी प्राइस अकेले है तो हेनरी क्रॉफर्ड फिर से फैनी प्राइस को कहने लगता है कि उसे इश्क हो गया है और उसे फिर भी होप है। सो फैनी प्राइस कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे दिल में तुम कभी जगह बना पाओ, और इस तरीके से फैनी गुस्सा होकर चली जाती है। अब चैप्टर 33 में ही हमें पता चलता है कि सर थॉमस बर्ट्रम ये न्यूज़ बताते हैं लेडी बर्ट्रम और मिसेस नॉरिस को कि हेनरी क्रॉफर्ड ने प्रपोज किया है फैनी प्राइस को। तो जब ये बात मिसेस नॉरिस को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा इस बात पर नहीं कि फैनी ने रिजेक्ट कर दिया है हेनरी क्रॉफर्ड को, बल्कि वो गुस्सा इसलिए है कि हेनरी क्रॉफर्ड ने हायर क्लास जूलिया को छोड़कर फैनी प्राइस जैसे लोअर रैंक के इंसान के साथ शादी करना प्रेफर किया। और वहीं लेडी बर्ट्रम खुश होती है कि हेनरी क्रॉफर्ड ने फैनी प्राइस को प्रपोज किया है, और वो फैनी प्राइस को एनकरेज करती है कि फैनी प्राइस को ये ऑफ़र ले लेनी चाहिए। अब चैप्टर 34 में हम देखते हैं कि एडमंड बर्ट्रम की फिर से एंट्री हो जाती है और इसकी पहले मुलाकात होती है हेनरी और मैरी से। अब इसके बाद थॉमस बर्ट्रम एडमंड को बताते हैं अबाउट विलियम्स प्रमोशन और हेनरी ने प्रपोज किया है फैनी प्राइस को, ये बारे में थॉमस बर्ट्रम एडमंड को बताते हैं। अब मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 34 में हमें ये देखने मिलता है कि सीन शिफ्ट हुआ है टू ड्राइंग रूम। रात का समय है और फैनी प्राइस वॉल्यूम ऑफ शेक्सपियर पढ़ रही है टू लेडी बर्ट्रम, और उस समय एंट्री होती है एडमंड बर्ट्रम की और हेनरी क्रॉफर्ड की। अचानक से हेनरी क्रॉफर्ड शेक्सपियर की वॉल्यूम उठाकर पढ़ने लगता है और जिस तरीके से वो रीड कर रहा है शेक्सपियर के वर्क्स को वो काबिलियत तारीफ़ है। सब लोग वहाँ पर ड्राइंग रूम में हेनरी क्रॉफर्ड की तारीफ़ करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी क्रॉफर्ड कहता है कि उसके पास एक कॉन्स्टेंसी की क्वालिटी नहीं है जो एक प्रीचर के पास होनी चाहिए। तब अचानक से फैनी प्राइस इनवॉलेंट्री अपना हेड शेक करने लगती है। सो हेनरी क्रॉफर्ड उसका रीज़न पूछता है तो फैनी प्राइस भी कह देती है कि वो भी डेफिनेटली डाउट करती है हेनरी क्रॉफर्ड की कॉन्स्टेंसी पर। सो अब यहाँ पर हेनरी क्रॉफर्ड दावा करता है कि नहीं, उसके प्यार में वो डेफिनेटली कांस्टेंट है, और वो तारीफ़ों के फूल बांधने लगता है फैनी प्राइस के ऊपर। अब चैप्टर 35 ऑफ मैन्सफील्ड पार्क में हम देखते हैं कि मैरी क्रॉफर्ड और हेनरी क्रॉफर्ड बहुत जल्दी डिसाइड करते हैं कि वो रवाना हो जाएंगे मैन्सफील्ड पार्क से। तब सर थॉमस बर्ट्रम को लगता है कि एक और कोशिश करनी चाहिए हेनरी क्रॉफर्ड और फैनी को मनाने के लिए, दोनों को एक साथ सेट करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, एडमंड को बुलाते हैं और वो कहते हैं एडमंड से कि फैनी के दिल में क्या चल रहा है, जाकर पता करो। वैसे तो एडमंड ने
मन बना रखा था कि जब तक फैनी उसे आकर कुछ नहीं कहती अबाउट प्रपोज़ल, तब तक वो ये प्रपोज़ल की ज़िक्र नहीं करेगा। पर अब जब सर थॉमस बर्ट्रम सामने से कह रहे हैं तो उसे फैनी के दिल की बातें पता करनी पड़ेगी। अब एडमंड जो है वो फैनी के पास जाता है। फैनी तभी वॉक कर रही होती है, तो एडमंड जो है वो फैनी प्राइस से परमिशन लेता है और पूछता है कि क्या वो वॉक पर ज्वाइन कर सकता है। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है अबाउट एडमंड। तो उसके बाद फैनी प्राइस का जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो दोनों वॉक करते हैं और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। अब बातों ही बातों में एडमंड फैनी से पूछता है कि क्या वो कुछ भी नहीं बताएगी अबाउट हेनरीज प्रपोज़ल। तो फैनी प्राइस काफ़ी अपसेट हो जाती है। तो वहाँ पर एडमंड उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसे लगता है कि फैनी और हेनरी क्रॉफर्ड की बहुत अच्छी जोड़ी होगी, बहुत अच्छा मैच होगा। लेकिन अगर फैनी ऐसा नहीं चाहती तो उसे हेनरी से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी कज़िन एक लवलेस मैरिज में फंस जाए। तो ये जानकर फैनी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। अब एडमंड जब ये कहता है कि बिना प्यार के शादी के वो खिलाफ है, तो फैनी भी राहत महसूस करती है। तब एडमंड उसे अचानक से कहता है कि आखिर हेनरी को सफल होने का चांस दे। इनफैक्ट मैं आपको कोट करना चाहती हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या कहता है। एडमंड कहता है, लेट हिम सक्सीड एट लास्ट फैनी, लेट हिम सक्सीड एट लास्ट। You have proved yourself upright and disinterested. Prove yourself grateful and tender-hearted, and then you will be the perfect model of a woman which I have always believed you born for. जब एडमंड फैनी प्राइस को ये समझा रहा होता है कि हेनरी को जीतने दे और उसको एक चांस दे, तब फैनी प्राइस उसके रिस्पॉन्स में कहती है, ओ नेवर नेवर नेवर, ही नेवर विल सक्सीड विथ मी। अब फैनी प्राइस सीधे सीधे जवाब देती है एडमंड को कि हमारे दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, मतलब मेरे और हेनरी क्रॉफर्ड में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। इनफैक्ट वो बोलती है, वी आर सो टोटली अनलाइक। अब एडमंड जो है वो फैनी प्राइस को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास क्या रीज़न है हेनरी को मना करने के लिए। जिस तरीके से उसने जूलिया और मारिया के साथ फ्लर्टिंग की है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और फैनी भी मना नहीं करती। और जब वो फैनी प्राइस उसे कहती है कि उन दोनों के मिजाज नहीं मिलते, तब एडमंड उसे समझाता है कि नहीं, तुम दोनों के मिजाज कैसे नहीं मिलते, इनफैक्ट तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो। इनफैक्ट वो एक पूरा पैसेज दिया हुआ है जहाँ पर एडमंड कहता है, यू हैव टेस्ट इन कॉमन, यू हैव मॉरल एंड लिटरेरी टेस्ट इन कॉमन, you have both warm hearts and benevolent feelings. And Fanny, who that heard him read and saw you listen to Shakespeare the other night, will you think you unfitted as companions? You forgot yourself. There is a decided difference in your tempers, I allow. He is lively, you are serious, but so much the better. His spirits will support yours. इस तरीके से वो फैनी प्राइस को समझा रहा है कि वो दोनों, मतलब हेनरी क्रॉफर्ड और फैनी प्राइस अलग अलग नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। फाइनली एडमंड कन्विंस करने की कोशिश करता है फैनी प्राइस को कि हेनरी क्रॉफर्ड उसे खुश रखेगा। वो बोलता है, ही विल मेक यू हैप्पी फैनी, आई नो ही विल मेक यू हैप्पी, बट यू विल मेक हिम एवरीथिंग। अब एडमंड जो है वो फैनी प्राइस को बताता है कि मैरी क्रॉफर्ड काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है फैनी प्राइस से
क्योंकि जिस तरह से फैनी प्राइस अपने भाई विलियम से प्यार करती है, उसी तरह मैरी क्रॉफर्ड भी हेनरी क्रॉफर्ड से प्यार करती है। और वैसे ही जब फैनी प्राइस ने हेनरी क्रॉफर्ड का प्रपोज़ल ठुकरा दिया था, मैरिज प्रपोज़ल ठुकरा दिया था, तब से मैरी क्रॉफर्ड काफ़ी नाराज़ है फैनी प्राइस से। अब मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 35 एंड होते होते फैनी प्राइस एडमंड बर्ट्रम से पूछ लेती है कि जब वो मिस्टर ओवन के पास रहने गया था तब उसका स्टे कैसा था। तो एडमंड बर्ट्रम पॉजिटिवली रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अच्छा था। अब मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मिस्टर ओवन ये कैरेक्टर कौन है। मिस्टर ओवन ये कैरेक्टर है जो एडमंड बर्ट्रम के फ्रेंड है। अब एडमंड बर्ट्रम जब क्लर्जीमैन बना था तो वो कुछ दिन रहने चला गया था मिस्टर ओवन के पास। अब मिस्टर ओवन की होती है 3 बहनें। अब मैरी क्रॉफर्ड को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है, जेलसी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है, मैरी क्रॉफर्ड को लगता है कि ये 3 बहनें अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम एडमंड बर्ट्रम। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये सेशन। उम्मीद है कि आपको मोटिव, सिंबल्स, थीम्स और कोट्स यहाँ पर समझ में आए होंगे, स्टोरी लाइन समझ में आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।